एक बार फिर से मैं वो चीज आप लोगों को रिपीट करता हूँ। ये आपका सीपीयू का कैबिनेट हो गया। जो मेन सबसे बाहर का ढांचा रहता है, मोस्टली वो लोहे का बना हुआ रहता है, या फिर फाइबर्स वगैरह का, स्टील वगैरह का बना रहता है। प्लास्टिक वगैरह के भी बहुत सारे सीपीयू का सबसे जो आउटर कवरिंग है वो बनी हुई रहती है। तो उस आउटर कवरिंग को हम कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट के अंदर हमारा मेन सीपीयू रहेगा, जिसे हम मदरबोर्ड या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो ये हमारा कैबिनेट हो गया और ये हमारा CPU हो गया, इसे हम मदरबोर्ड भी कहते हैं। इसके अंदर मेमोरीज के बारे में आप लोगों को बताया था मैंने, कौन कौन सी थी दोनों मेमोरी? प्राइमरी, सेकेंडरी, रैम, रैम और दूसरी रोम। रैम और रोम। रैम, रोम। रैम का फंक्शन बताइए। सर अब हम जब भी कोई वर्किंग कर रहे होते हैं तो वो उस टाइम रैम मेमोरी में ही रहते हैं। वेरी गुड। एंड रोम, रोम का फंक्शन बताइए, रोम क्या काम करती है? रीड ओनली मेमोरी सर, वो हाँ, काइंड ऑफ प्रोसेसर। सर जैसे सब आपने उसमें सबकॉन्शियस और कॉन्शियस का बताया था, तो वो कह सकते हैं कि हम सबकॉन्शियस माइंड समझ सकते हैं कि उसमें वहां स्टोर हो जाता है और उसमें हम कुछ एडिट नहीं कर सकते। हाँ जी, देखिए रोम के बारे में मैंने आपको कल एक चीज बहुत क्लियर बताई थी कि रोम में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। और एक कंप्यूटर कैसे खुलेगा, कंप्यूटर कैसे बंद होगा, कंप्यूटर में कैसे हम विंडो डालेंगे, ये सारी की सारी चीजें जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिन्होंने उस कंप्यूटर या फिर उस लैपटॉप को बनाया है, उन्होंने वो इंस्ट्रक्शन सेव करके रखे हुए होते हैं। तो ये हमारी रोम है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था हम जो भी काम प्रेजेंट में करते हैं, जैसे हम अभी गूगल मीट पे काम कर रहे हैं या फिर आप कोई फाइल बना रहे हो, तो कौन सी मेमोरी के थ्रू उस फाइल को आप एडिट करोगे, उस फाइल पे किस मेमोरी के थ्रू आप प्रेजेंट में काम करोगे? रैम। रैम के थ्रू। एंड अगर हमने उसे सेव करना है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो कहाँ पे हम उसे सेव करते हैं? रोम में। ओके, कोई और कहाँ पे सेव करेंगे हम? हार्ड ड्राइव। सेकंड मेमोरी उसको या तो बताया पेन सर। ड्राइव में सेव करेंगे या हार्ड डिस्क में सेव करेंगे सर। हाँ जी, कल मैंने आपको बताया था सेकेंडरी मेमोरी। कल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट में, सीधे सीधे मैं नोट्स के ऊपर नहीं गया था। ये एक्सप्लेन करने का पीछे का रीजन वही था कि आप लोगों को एक ओवरव्यू क्लियर हो जाए। तो रोम में हम कुछ भी सेव नहीं कर सकते हैं। हाँ जी। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, एक्चुअली आपकी वॉइस नहीं आ रही थी मेरे पास, तो मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था अभी तक। हाँ जी, अभी तो जस्ट अभी क्वेश्चन आंसर ही चल रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कि रैम में प्रेजेंट में हम जो भी काम करते हैं, कोई भी फाइल के ऊपर आप प्रेजेंट में वर्तमान में किसी फाइल को आप चेंज कर रहे हो, किसी फाइल के ऊपर आप काम कर रहे हो, आपने कोई पिक्चर ओपन की हुई है, वो सारे के सारे प्रेजेंट के ऑपरेशन किस मेमोरी के थ्रू होते हैं, वो हमारी रैम है। और अगर हमने प्रेजेंट में से किसी डेटा को सेव करना है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो हम उसे सेकेंडरी मेमोरी में यूज करेंगे। अब ये सेकेंडरी मेमोरी मैंने आपको बताया था कि ये कैबिनेट के अंदर भी हो सकती है और कैबिनेट के बाहर भी हो सकती है। लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी रहेगी वो हमेशा ही आपके मदरबोर्ड के अंदर लगी हुई रहती है। ये भी कल आपको बताया था। जो आपका सीपीयू या फिर जो मदरबोर्ड होगा, उसके अंदर जो मेमोरी लगी हुई होती है उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है, एक होती है रैम, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो कि
हमारे मदरबोर्ड पे नहीं लगी होती है, मदरबोर्ड के बाहर होती है। अब हो सकता है वो कैबिनेट के अंदर हो या हो सकता है कैबिनेट के बाहर हो। कल मैंने आपसे एग्जांपल पूछे थे एक ऐसी सेकेंडरी मेमोरी का जो कि आपके कैबिनेट के अंदर लगी हुई होती है, तो बताइए उसका एग्जांपल। हार्ड ड्राइव, हार्ड हाँ जी, वेरी गुड। हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क। मुझे तिकरी नगर अनु के साथ में छोड़ रही, बाद में आप आती नहीं होंगी। ठीक है, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, खुला हुआ है। अब एक ऐसी सेकेंडरी मेमोरी एग्जांपल बताइए जो कि आपके कैबिनेट के बाहर होती है। नहीं, समय है कुछ देखने के लिए नहीं। ठीक है, मार्केट एक्सपोजर। उपेंद्र जी प्लीज म्यूट योर माइक। उपेंद्र जी आपका माइक बंद कर। कल भी आपकी क्लास में जाएगी ये वाली, कंटिन्यू संडे को भी रहेगी। हाँ कंटिन्यूअस है ना, तो जल्दी जल्दी उसको सिलेबस खत्म करना है 2 महीने में, एग्जाम कर रहा हूँ जून में। उसी के हिसाब जी, से अपना माइक म्यूट कर लीजिए। नहीं, मैं ये सोच कल ना शाम को 5 बजे वो मेरा ऑफिस का वो विनोद कुमार उपेंद्र जी प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, आप अपना माइक ऑफ रखा कीजिए, और इन केस अगर आपको कुछ अगर आप बिजी हो जाते हो तब तो आपको स्पेशल ध्यान रख के अपना माइक ऑफ रखना है, क्योंकि फिर हमारे पास गूगल मीट में म्यूट का ऑप्शन नहीं होता, फिर सीधे मीटिंग से रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी एक कैबिनेट के अंदर हो गई, जिसका एग्जांपल हो गया आपके पास जो हार्ड डिस्क होती है, आपकी हार्ड डिस्क हो गई, के अलावा आपकी एसएसडी हो गई। ये आपके कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर ही लगी हुई है, लेकिन मदरबोर्ड के अंदर नहीं लगी हुई है, मदरबोर्ड के बाहर है। और दूसरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी जो कि कैबिनेट के बाहर होती है, उसका एग्जांपल बताइए। मेमोरी कार्ड। हाँ जी, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, यूएसबी, और यूएसबी एक पोर्ट होता है, यूएसबी के थ्रू ही ये हमारी ये जो पेन ड्राइव है वो वर्क करती है। ठीक है, तो ये मेमोरी का ओवरव्यू अगर आप लोगों को समझ में आ गया, तो यहाँ पे हम एक और मेमोरी की तरफ चलते हैं, उस मेमोरी को भी हम समझने का ट्राई करते हैं। तो वो मेमोरी है हमारी कैश मेमोरी। कैश का आपने अपने फोन में बहुत नाम सुना होगा। अब होता क्या है, हम जो भी चीजें सेव करते हैं, कहाँ पे हम सेव करते हैं, कौन सी मेमोरी में सेव करते हैं? सेकेंडरी रैम। सेकेंड मेमोरी। हाँ जी, ये कंसेप्ट मैं इतनी बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं और बहुत घुमा के क्वेश्चन आते हैं। तो जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, अगर आपने जस्ट चीज़ों को रचा हुआ है, तो इसके क्वेश्चन करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इसीलिए मैं अलग से ओवरव्यू बना के व्हाइट बोर्ड के ऊपर वो एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ, ताकि कंसेप्ट आप लोगों के समझ में आ जाए। तो जो भी हम चीज़ें सेव करेंगे वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव करते हैं। अब ये हमारा सर गूगल ड्राइव, क्लाउड, ये कौन से टाइप में आता? हाँ, इसके ऊपर भी बात करेंगे हम अभी। ठीक है, अभी हम कंप्यूटर के अंदर की मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, आपने कोई पिक्चर सेव की हुई है, कुछ भी आपने सेव किया हुआ है, वो किस में सेव रहेगा? सेकेंडरी मेमोरी में सेव रहेगा। लेकिन जब आप उस फाइल को ओपन करते हो तो वो फाइल आपके सीपीयू के पास जाएगी प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, प्रोसेसिंग आपके सीपीयू, आपके मदरबोर्ड में ही होती है ना। कल हमने पढ़ा था ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये सारी चीजें कल हमने पढ़ी थी, है ना। यस सर। तो सेकेंडरी मेमोरी में जो भी चीजें पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी सीपीयू के पास जाएंगी प्रोसेस होने के लिए, और जब हमें उन्हें सेव करना होगा तो वो फिर से सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाएंगी, है ना। तो ये एक जनरल प्रोसेस चलता जाता है। लेकिन जो चीजें हम बार बार यूज करते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका हम बार बार यूज करते हैं, जैसे कोई इमेज है, आप उसको बार बार ओपन कर रहे हो, तो बार बार जब हम उसको ओपन करते हैं तो ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब वैसे तो बहुत
ऐसा हम नहीं कह सकते कि ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन कंप्यूटर के अगर हम लैंग्वेज में बात करते हैं तो उसमें वो ज़्यादा टाइम माना जाता है। तो उस टाइम गैप को कम करने के लिए जिन भी फाइल्स को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो फाइल हम लगातार ओपन करते रहते हैं, उन फाइलों को टेम्पररी तौर पे सीपीयू के अंदर ही एक अलग मेमोरी बना के कंप्यूटर हमारा सेव कर देता है। इसे हम कैश मेमोरी कहते हैं। कौन सी मेमोरी कहेंगे? कैश। कैश मेमोरी। कैश मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड डिस्क वगैरह लगी होगी, लेकिन जिन भी चीज़ों का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो सीपीयू को बहुत टाइम लगता है उन चीज़ों को सेकेंडरी मेमोरी से लाने में, फिर से उन्हें सेकेंडरी मेमोरी में सेव करने में। तो हमारा सीपीयू क्या करता है कि उन चीज़ों को अपने पास ही एक जगह पे सेव करके रख लेता है। इसे हम कैश मेमोरी कहते हैं। समझ आया? सर फोन में कौन कौन सी मेमोरी होती है? फोन में भी आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम, रोम। सेकेंडरी मेमोरी भी होती है जो आपके फोन में आपका स्पेस होगा 32 GB, 64 GB। इसके अलावा फोन में आपकी कैश मेमोरी भी होती है। अगर आप अपने फोन में कभी किसी ऐप में स्टोरेज पे क्लिक करके देखोगे तो वहां पे कैश भी दिखाता है। तो ऐप का जो डेटा हम बार बार यूज करते हैं ना, जैसे गूगल क्रोम में आप अपने इंस्टा पे बार बार लॉगिन कर रहे हो, तो हमारा फोन क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को सेव करके रख लेगा सीपीयू के पास में ही, ताकि बार बार उसके लिए हमें हार्ड डिस्क में जाने की जरूरत ना पड़े। तो ये जो टेम्पररी सर इसका एग्जांपल ये कि हम जो यूट्यूब पे बार बार सर्च करते हैं वो अपने आप ही वो वैसे वैसे लिंक्स आ जाते हैं, ऐसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल, वो कैश मेमोरी ही है। जैसे यूट्यूब तो एक तरह एक एल्गोरिथम पे भी वर्क करता है कि जिन चीज़ों को आप देखोगे उससे रिलेटेड टॉपिक्स आ जाएंगे। लेकिन गूगल में आप देखते हो ना, गूगल में जिन भी चीज़ों को आप सर्च करते हो वो आपके सर्च के जस्ट नीचे वो चीज़ें लिखी हुई आ जाती हैं। तो वो हमारी कैश मेमोरी ही है, ताकि बार बार हमें उसके मेमोरी में ना जाना पड़े। हिस्ट्री कंट्रोल में सर आता है ना ये ऑप्शन, क्लियर कैश हिस्ट्री। क्लियर कैश, अगर आप क्लियर कैश करोगे तो ये जो कंप्यूटर ने टेम्पररी मेमोरी बनाई है तो ये वाइप आउट हो जाएगी। तो अब आप लोग मुझे बताइए कैश मेमोरी के क्या क्या फायदे हैं, क्यों ये कैश मेमोरी बनाई है? सर एक तो आपने ही बता दिया कि टाइम वो बार सेविंग, बार जो प्रोसेसिंग टाइम टाइम सेव लगता है होगा। तो वो टाइम सेविंग हो कंप्यूटर जाता की है स्पीड उसका। बढ़ेगी, है ना? सर टाइम सेविंग होने के साथ हमें ठीक है, टाइम सेविंग एक होने के चाय साथ पिला साथ दीजिएगा। हमें बार बार वहां नहीं नींबू है जाना कि नहीं? पड़ेगा और वो चीजें हमें एक हाँ? सर आप ये फिर ऐड हो गए सर, मतलब मैंने ही किया। ओके, अब हमें फिर से संध्या जी आप म्यूट कर दीजिए इनको, हो जाए। नहीं तो सर उनको कॉल करके बता देते हैं कि आप ये बार बार ना करें। उपेंद्र जी आप ध्यान रखिए, अपने माइक को ऑफ रखेंगे, नहीं अगर ऐसा ही रहा तो फिर आपको क्लासेस में ऐड होने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी क्लास का वो फ्लो खत्म हो जाता है। सर अगर हम कोई भी चीज जैसे डाउनलोड कर लेते हैं तो वो सारा कैश में आ जाता है या रोम में डाउनलोड हो जाता है? जो हम डाउनलोड करते हैं वो कहाँ पे जाएगा, आप में से कोई बताइए, जो भी हम सेव कर रहे हैं कहाँ पे सेव होगा? सर रैम सेकेंडरी में ही मेमोरी होगा में। पहले तो। सेकेंडरी मेमोरी। हाँ, पहले रैम में, रैम के थ्रू हम उसे प्रोसेस करेंगे और सेव होगा वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में। और अगर सेकेंडरी मेमोरी का जिन जिन चीज़ों का हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो जो हमारा सीपीयू है, जो हमारा मदरबोर्ड है, वो उसे कैश मेमोरी में रख के अपने पास में रख लेता है, ताकि इससे जल्दी से उन चीज़ों को लेके जल्दी से प्रोसेस किया जा सके। तो कैश मेमोरी ये थोड़ी सी सबसे ज़्यादा फास्ट होती है ये। इसके अलावा जो कैश मेमोरी रहेगी, कैश मेमोरी परमानेंट नहीं होती है, चेंज होती रहती है, टेम्पररी होती है। हो सकता है आज आप जिन चीज़ों का यूज़ कर रहे होंगे कल किन्हीं और चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो कल जो आपकी कैश मेमोरी में सेव चीज़ें हैं कंप्यूटर उनको खुद ब खुद बदल देता है।
इसके अलावा एक और क्वेश्चन एक बार आया था कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर के कंट्रोल में ज्यादा होती है, तो वो हमारी कैश मेमोरी ही है, क्योंकि रैम को तो हम कंट्रोल करेंगे, प्रेजेंट में हम जिस भी चीज को खोलेंगे रैम के अंदर वही चीजें जाएंगी। इसके अलावा जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, जो भी चीजें हम सेव करेंगे आपका सेकेंडरी मेमोरी में वही चीजें जाएंगी, लेकिन कैश को कंप्यूटर सेलेक्ट करता है। अब भले ही इस चीज के आधार पर सेलेक्ट करता है कि हम कौन कौन सी चीजों को ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन हमेशा कंप्यूटर ही करता है कैश मेमोरी का। कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर, मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि जो डेटा हैक होते हैं वो इसी के कारण होते हैं क्या, कैश मेमोरी इसी के क्लियर करना चाहिए इसको क्या? नहीं, कैश मेमोरी को आपको क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपके डेटा लीक वगैरह होते हैं वो सर्वर की वजह से होते हैं, आपकी सेकेंडरी मेमोरी से होगा। कैश मेमोरी सबसे अंदर होती है मदरबोर्ड के, तो यहाँ पे पहुंचना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन कैश मेमोरी की वजह से कभी कभी आपका सिस्टम लैग करने लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, तो मदरबोर्ड फिर थोड़ा सा स्लो वर्क करने लगता है। भले ही ये इसलिए बनाया गया था ताकि चीजें तेज चले, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा भार आने से ये थोड़ा स्लो हो जाता है। इसलिए टाइम टू टाइम आप कैश को हटा जरूर सकते हो। बाकी कैश का ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि इसको हैक करना इजी है या फिर ऐसा कुछ। सर बहुत सारी कॉपीज वगैरह भी ये बना लेता है एक ही चीज का, वो भी है क्या? हाँ, वो इसीलिए बनाता है कि जितनी बार आप उन चीजों को खोलोगे ताकि बार बार आपको उसे फिर से ओपन ना करना पड़े। जैसे कि हम कंप्यूटर में फोल्डर बनाते हैं, उसमें चीजों को सेव कर देते हैं और डेस्कटॉप पे उसको रख देते हैं, उसी को बोल रहे हैं हम? हाँ, अब हम फोल्डर बना रहे हैं, उसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, तो कौन सी मेमोरी में सेव होगा? सर सेकेंडरी मेमोरी। इस चीज को आप पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। जो भी आप खुद से सेव करोगे उसका कैश से, उसका रैम से, उसका रोम से कोई लेना देना नहीं है, वो सारा का सारा सेकेंडरी मेमोरी में ही सेव होगा। रैम का मैंने आपको अलग से वर्क बताया, रोम का वर्क बताया और कैश मेमोरी का वर्क बताया। अब दूसरी होती है हमारी एक और चीज यहाँ पे है, एक और टर्म यहाँ पे हो सकता है नोट्स में नहीं है, उसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था, वो है बफर मेमोरी। बफर मेमोरी किसे कहते हैं हम? दोनों सर। बफर मेमोरी, जैसे कि इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है, ये एक बफर बना के रखता है। बफर मेमोरी होती है, फॉर एग्जांपल आप कोई YouTube वीडियो देख रहे हो और आपका जो डेटा लग रहा है वो डेटा ज्यादा लग रहा है लेकिन आपकी स्पीड कम है, तो ऐसे में जो आपका YouTube है वो क्या काम करेगा, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर लेगा और बहुत सारे डेटा को एक साथ डाउनलोड कर लेगा, बफर बना लेगा। तो बफर मेमोरी बफरिंग जो होती है वही कहलाती है। जो बफरिंग होती है वो बफर मेमोरी में ही डेटा सेव हो रहा होता है। तो बफर मेमोरी का मतलब जब भी आप नेटवर्क से कोई डेटा ले रहे हो तो उस डेटा को एक टेम्पररी मेमोरी में सेव किया जाता है हमारे कंप्यूटर में, उसे हम कहते हैं बफर मेमोरी। जब भी आप ऑनलाइन कोई वीडियो चला रहे हो या फिर जब भी आप किसी नेटवर्क से लगातार कोई डेटा ले रहे हो, उस टाइम पे जो नेटवर्क से डेटा आ रहा है कंप्यूटर उसे पहले एक अलग मेमोरी में सेव करके रखता है, उसे हम बफर मेमोरी कहते हैं। तो जैसे आप YouTube की वीडियो देखते हो तो YouTube की जो वीडियो हैं वो पहले एक टेम्पररी मेमोरी में सेव होती हैं, फिर हमें दिखती हैं। तो वो जो बफरिंग हो रही होती है ना, उस टाइम पे वो जो वीडियो है वो सेव हो रही होती है बफर मेमोरी में। तो बफर मेमोरी डिपेंड्स ओनली स्पीड, यस स्पीड ऑफ नेटवर्क। मतलब पहले वो डाउनलोड होती है उसके बाद हमें वो दिखती है? हाँ, पहले वो डाउनलोड होती है लेकिन मेन मेमोरी में डाउनलोड नहीं होगी, बफर मेमोरी में डाउनलोड होगी। तो जो बफर मेमोरी है उसको डाउनलोड करती है, फिर हमें दिखाती है और जैसे जैसे हमने देख लिया तो पुराना डेटा डिलीट करती जाती है। सर ये प्राइमरी और सेकेंडरी से अलग है बफरिंग? हाँ, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी में ही एक जगह पे इसको रखा जाता है कंप्यूटर द्वारा, इस सेकेंडरी मेमोरी में ही एक जगह पे बफर मेमोरी को रखा जाता है। तो सर ये बफर मतलब जो बफरिंग होता है ये मतलब ये किस कॉन्सेप्ट के बेस पे होता है? ये मतलब ये कंप्यूटर हाँ देखिए
पहले तो ये कोई फिजिकल मतलब मेमोरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे रैम की एक चिप होती है, रोम की एक चिप होती है, सेकेंडरी मेमोरी की एक हार्ड डिस्क होती है, ऐसे ही जो आपकी कैश मेमोरी है और जो बफर मेमोरी है, इन दोनों की कोई फिजिकल, कोई भौतिक चिप नहीं होती है। ये कैश मेमोरी या फिर बफर मेमोरी, इन्हीं दोनों मेमोरी का एक छोटे से, जैसे ये एक मेमोरी हो गया तो कंप्यूटर इसके एक छोटे से पार्ट को बफर मेमोरी बना देगा। तो बफर मेमोरी का जो भी फंक्शन है वो इस पार्ट के थ्रू होगा। सिमिलरली जो हमारी कैश मेमोरी है वो आपके वो भी आपके एक दूसरी मेमोरी में ही सेव होती है, उसका भी अपना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो बफर मेमोरी का मेन जो गोल ये है, बफर मेमोरी का मेन इंपॉर्टेंस ये है कि जो नेटवर्क के थ्रू डेटा आ रहा है उसको पहले एक जगह पे रखना, फिर उसे यूजर को दिखाना। अब बिल्कुल एक ये जो बफर मेमोरी है बिल्कुल हमारे प्रिंटर में भी यूज होती है। आपने देखा होगा प्रिंटर को हमने एक बार कमांड दे दी, आपने किसी चीज को प्रिंट करने का कमांड अगर प्रिंटर को दिया, और प्रिंटर अगर आपने जिस चीज को प्रिंट करने का कमांड दिया अगर आपने अपने कंप्यूटर से उस चीज को डिलीट भी कर दिया फिर भी वो चीज प्रिंट हो जाएगी। उसके पीछे का रीजन क्या है? ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका प्रिंटर है। तो कंप्यूटर जो भी चीजों को प्रिंट करने का इंस्ट्रक्शन प्रिंटर को देता है, तो प्रिंटर के पास भी अपनी एक बफर मेमोरी होती है। ठीक है, तो प्रिंटर भी डाउनलोड करेगा उसके बाद वो प्रिंट करेगा। हाँ जी, तो पहले वो बफर मेमोरी में चीजों को सेव करेगा, उसके बाद यहाँ पे से उन चीजों का प्रिंट करेगा। अब इसका मेन इंपॉर्टेंस आप ये भी समझ सकते हो कि नेटवर्क से जो डेटा आ रहा है, अब हो सकता है वो डेटा बीच बीच में आना बंद हो जाए, स्पीड कम हो जाए, इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए ये बफर मेमोरी रखी जाती है। समझ आया? सर इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे आपने प्रिंटर का एग्जांपल लिया तो उसमें कुछ ऐसे एग्जांपल भी दे सकते हैं। हाँ, आपका प्रिंटर भी बफर मेमोरी को यूज करता है, और जहां पे भी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आप डेटा को सेंड करते हो, उसके बाद वहां पे बफर मेमोरी आपकी यूज होती है। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? सर एक बार कैश मेरी मेमोरी को थोड़ा सा बता दीजिए फिर से। ओके, कैश मेमोरी आप में से ही कोई एक्सप्लेन करेंगे? सर मैं बोलती हूँ, मैं करेक्ट हूँ कि नहीं आप बता दीजिएगा। जो भी डेटा होता है उसे मतलब सेकेंडरी मेमोरी से बार बार लेना पड़ता है मदरबोर्ड में, जो प्राइमरी मेमोरी होती है, तो उसे उसमें टाइम काफी लगता है। तो इसीलिए वहां पर वो एक कैश मेमोरी बना देती है जिससे कि वो टाइम सेव हो सके, और इसमें बहुत सारी कॉपीज भी हो जाती है और काफी अंदर होता है। तो इसमें जो मैंने क्वेश्चन किया था हैकिंग वाला, वो होने का चांस तो है ही नहीं। ठीक था? हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअली बस फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, ये आपकी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो अब चीजों को आप समझ चुके हो जिस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब जस्ट आपको नोट्स देखने हैं, तो ये जो नोट्स हैं आप खुद से भी देख सकते हो। एक बार हम जल्दी जल्दी इसके ऊपर बात करेंगे। वॉइस और क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये जो आपकी कंप्यूटर मेमोरी है ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका काम डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करना होता है। ये तो हमने पढ़ लिया। कंप्यूटर मेमोरी 3 प्रकार की होगी: प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। तो प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो सीपीयू का भाग होती है, यानी कि सीपीयू के अंदर लगी होती है। ये इस मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू का भाग होगी, सीपीयू के अंदर लगे होने के कारण हम इसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। अब ये जो प्राइमरी मेमोरी है इसे बनाया जाता है सेमीकंडक्टर से। अब ये जो सेमीकंडक्टर है, क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी है उसको
ज़्यादा काम करना पड़ता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में तो या तो आप चीज़ों को सेव करोगे या तो आप चीज़ों को वहाँ पे से उठा के लाओगे, लेकिन जो सारे के सारे काम प्रेजेंट में चल रहे हैं वो तो प्राइमरी मेमोरी के ऊपर चल रहे हैं। तो क्योंकि प्राइमरी मेमोरी को ज़्यादा वर्क करना होता है, इसीलिए प्राइमरी मेमोरी को अच्छे और थोड़ा कॉस्टली मेटल से बनाया जाता है, जिसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में चल रहे करंट वर्क इस मेमोरी में ही स्टोर होते हैं। करंट आप जो भी काम कर रहे हो वो इसी में स्टोर होंगे, और इसीलिए इसे कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। अब ये भी एक बार क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी किसे कहते हैं। अब आपकी प्राइमरी मेमोरी में दो मेमोरी थी, एक रैम थी और एक रोम थी। तो वर्किंग मेमोरी हम किसे कहेंगे दोनों में से? रैम को। रैम। हाँ जी, गुड। रैम को हम वर्किंग मेमोरी कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता है, क्योंकि एक बार को अगर सेकेंडरी मेमोरी ना रहे तो आप किसी डिवाइस में चीज़ों को सेव नहीं कर पाओगे, या फिर एक बार को अगर हार्ड डिस्क वगैरह भी ना रहे तो आप चीज़ों को सेव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर प्राइमरी मेमोरी ही नहीं रही तो कैसे आप प्रेजेंट में कोई भी काम कर पाओगे, कैसे कोई कंप्यूटर खुल पाएगा जब उसमें रोम ही नहीं रहेगी। तो ये जो सारे पॉइंट लिखे हुए हैं इन सब के ऊपर आपका असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिना प्राइमरी मेमोरी के नहीं चल सकता। नेक्स्ट है, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है उसकी क्षमता सीमित होती है। अब क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होती है तो हम इसकी जो स्टोरेज है वो लिमिटेड रखते हैं। अब क्योंकि इसने बस प्रेजेंट के ही डेटा को यूज करना है तो इसलिए भी इसे हम लिमिटेड रखते हैं। इसमें कोई डेटा को सेव तो करना नहीं है, प्रेजेंट में जितना काम होगा वही काम इसमें सेव रहेगा और बाद में वो भी डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए इसकी जो क्षमता है वो हम लिमिटेड रखते हैं, क्योंकि ये जिस मटेरियल से बनती है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी की विशेषताएं। तो ये प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। कंप्यूटर को ऑन करने में इसमें प्रोग्राम को रन करने के लिए इस्तेमाल होती है कौन सी मेमोरी, रैम या फिर रोम? रैम से। रैम रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कोई रोम वाले भी हैं? रैम। देखिए, कंप्यूटर को जब हम ऑन करेंगे तो कंप्यूटर जब हमारा खुल रहा है उस टाइम पे जिस मेमोरी के ऊपर वो खुलेगा वो हमारी रैम होगी, लेकिन जिस इंस्ट्रक्शंस की वजह से खुलेगा, पहले से ही कंपनी ने जो इंस्ट्रक्शन सेव करे होंगे वो रोम के इंस्ट्रक्शंस। तो जब कोई कंप्यूटर खुलता है तो वो रैम का तो यूज करती है लेकिन रोम का भी यूज करती है। ठीक है, का मतलब जो हम पासवर्ड डालेंगे और ये सब नहीं, पासवर्ड वगैरह तो हम सेव करते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर को स्टार्टिंग में ओपन करते हैं ना, स्टार्टिंग की ऐसी चीजें जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं, तो वो रोम के इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम कर रहा होता है उस समय। ओके सर। ओके, नेक्स्ट है इसकी जो स्टोरेज क्षमता होगी वो लिमिटेड होगी। ये भी मैंने आपको बताया लिमिटेड क्यों होगी, क्योंकि ये बस प्रेजेंट के ही चीजों को के ऊपर काम करती है, तो इसीलिए इसे ज्यादा मेमोरी की जरूरत नहीं है और इसीलिए इसे लिमिटेड रखते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली मटेरियल से बना हुआ होता है। ये डिवाइस के अंदर लगी हुई होती है। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है। अब इसको भी आप नोट कर लोगे, ये थोड़ा सा फास्ट होती है। यह सेमीकंडक्टर पदार्थ से बनी होती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। समझ तो आपको आ ही गया होगा प्राइमरी मेमोरी कैसे काम करती है। दो टाइप की हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, एक है रैम और एक है रोम।
तो जो हमारी रैम है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक टेम्पररी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में चल रहे करंट वर्क को टेम्पररी बेस पर स्टोर करके रखता है। ये भी क्लियर है आप लोगों को? यस सर। हाँ जी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाने पर इसमें रखा सारा डेटा इरेज हो जाता है। तो जो भी ऐसे मेमोरी होगी जिसमें कि आपका डेटा एक बार आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो सारा डेटा इरेज हो जाएगा, उसे हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो रैम हमारी कैसी मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि एक बार टेम्परेरी भी कह सकते हैं या वोलेटाइल सेम है। हाँ जी, एक बार हमने अगर कंप्यूटर को ऑफ करा तो उसकी जो रैम के अंदर जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी, तो इसीलिए हम इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अब कंप्यूटर में जितने सारे प्रोग्राम प्रेजेंट में चल रहे होंगे वो सारे रैम के ऊपर ही चलेंगे। दो प्रकार की रैम होती है, इनकी फुल फॉर्म आपको बस याद रखनी है, एस रैम और डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, और क्योंकि ये हिंदी में नोट्स लिखे हुए हैं तो आप फिर से इन्हें देख सकते हो। और जो हमारा टाइम है आगे जिन चीज़ में जो थोड़ी समझने की चीज़ें हैं उनमें हम अपना इस टाइम को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रोम, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। तो ये जो रोम है ये कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के मेन इंस्ट्रक्शन स्टोर रहते हैं जो कंप्यूटर के ऑन होने में मदद करते हैं। अब रोम में जो आपका डेटा होगा वो परमानेंट बेस पे स्टोर रहता है और इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाने के बाद भी आपका जो रोम का डेटा रहेगा वो सुरक्षित रहेगा। अब इसमें डेटा तो सर प्राइमरी मेमोरी कैसे हो गई? अगर इसमें रोम है और डेटा सेव रहता तो ये प्राइमरी कैसे हो गई थी? प्राइमरी ये इसलिए हो गई, प्राइमरी मेमोरी का क्या कैरेक्टरिस्टिक बताया था मैंने आप लोगों को, किस आधार पर उसे प्राइमरी मेमोरी कहा था? क्योंकि वो हमारे सीपीयू या फिर मदरबोर्ड अंदर लगी हुई रहती है ना। तो सीपीयू और मदरबोर्ड के अंदर लगी हुई रहती है, इसलिए हम इसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और दूसरा ये भी कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके कंप्यूटर में रोम ही नहीं है तो कंप्यूटर को आप स्टार्ट कैसे करोगे? आप कोई बटन दबा रहे हो तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि इस बटन से उसे ओपन होना है? वो जो सारे इंस्ट्रक्शन हैं वो तो कंपनी ने रोम में सेव किए होते हैं ना। तो इसलिए रोम आपकी प्राइमरी मेमोरी है और ये भी कंप्यूटर के लिए जरूरी है कंप्यूटर के फंक्शन करने के लिए। रोम में मैन्युफैक्चर कंपनी ही डेटा सेव करती है और रोम में जो डेटा रहेगा उसे बस रीड किया जा सकता है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें बस पढ़ा जा सकता है जैसे कि हमारा कंप्यूटर पढ़ता है। इसे हम राइट नहीं कर सकते। राइट करने का मतलब इसे हम एडिट नहीं कर सकते हैं। अब जो आपकी रोम होती है वो 4 प्रकार की होती है। इनकी फुल फॉर्म आपको जरूर से याद कर लेनी है। सबसे पहली होती है हमारी एम रोम, ये होती है मास्क रीड ओनली मेमोरी। दूसरी होती है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरी है EPROM, एप्रोम, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है EEPROM, इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो यहाँ पे 4 फुल फॉर्म लिखी हुई हैं वो आपको याद होनी चाहिए। स्पेशली ये जो लास्ट की 2 फुल फॉर्म हैं इनसे 1-2 बार क्वेश्चन आया है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एम रोम यानी कि मास्क रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है EPROM, एप्रोम, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
लास्ट में है EEPROM, इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये 4 तरीके की हमारी रोम होती हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी आपकी ऐसी मेमोरी होती है जिसे बाहर से कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। अब ये लाइन सही लिखी हुई है यहाँ पे? यस सर। यस सर। नहीं सर। तो क्या होना चाहिए इसकी जगह पर? कंप्यूटर सर सीपीयू के साथ ही इसको जोड़ते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअल लाइन क्या होनी चाहिए? ये कंप्यूटर से हम बाहर से जोड़ते हैं क्या इसे? नहीं, मतलब मदरबोर्ड के बाहर रहती है सर, मतलब मदरबोर्ड के बाहर रहती है लेकिन कैबिनेट के अंदर हाँ, रहते हैं। कैबिनेट के अंदर भी हो सकती है और कैबिनेट के बाहर भी हो। हाँ जी, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, इसे बाहर से भी कंप्यूटर के साथ जोड़ा जा सकता है और कंप्यूटर के अंदर भी ये हो सकती है, लेकिन मदरबोर्ड के बाहर रहेगी, सीपीयू के बाहर रहेगी। यह मेमोरी कंप्यूटर सीपीयू से नहीं जुड़ी रहती है, यानी कि उसके बाहर रहती है, इसलिए इस मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। अब इसकी जो क्षमता होती है, 2 चीजें यहाँ पे आती हैं। एक है स्टोरेज क्षमता। ये जो स्टोरेज क्षमता है ये प्राइमरी मेमोरी से इसकी अधिक होती है। अब इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक क्यों होनी चाहिए? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी तो बस प्रेजेंट के ऊपर काम कर रही है, लेकिन जितनी भी चीजें हम सेव कर रहे हैं, चाहे हम कोई गाने को सेव कर रहे हैं, किसी पिक्चर को हम सेव कर रहे हैं, सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी में ही जा रही है। तो इसीलिए इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। लेकिन अगर हम प्रोसेसिंग क्षमता की बात करें, कौन सी मेमोरी ज्यादा फास्ट है, तो वहां पे क्या आएगा? रैम। वेरी गुड। तो सेकेंडरी मेमोरी आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मींस टेम्परेरी नहीं, रैम वाली होती है। टेम्परेरी हाँ, रैम वाली, उसको वॉलेटाइल बोला ना। सेव नहीं, मतलब उसको जैसे हम काम वॉलेटाइल सर मतलब टेम्परेरी और नॉन वॉलेटाइल मतलब परमानेंट। सेव नहीं हो पाती। हाँ, तो जैसे वॉलेटाइल मतलब आपका था कि इसका डेटा डिलीट हो जा रहा था, लेकिन जो नॉन वॉलेटाइल का मतलब इसका डेटा परमानेंट रहेगा, इसका डेटा कहीं जाएगा नहीं। तो सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताएं, स्थायी मेमोरी होती है, इसमें डेटा को आप लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हो। इसमें स्टोर किया गया जो आपका डेटा है उसको आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी किया जा सकता है, इसे भी आप लोग नोट कर लोगे। जो रैम का डेटा है या फिर जो रोम का डेटा है उसे कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है, और यानी कि जो अभी तक पहले के कंप्यूटर थे उसमें तो पॉसिबल भी नहीं था। अभी थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे वैसे रोम को भी डुप्लीकेट किया जा रहा है, लेकिन ये चीज का आपने ध्यान रखना है, आप कितनी आसानी से मेमोरी कार्ड में जो चीजें रखी हैं उनको कॉपी कर लेते हो। तो जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है उसमें जो भी आपने डेटा सेव किया है उसको डुप्लीकेट करना, उसको कॉपी करना बहुत आसान है। ये हमारी बैकअप मेमोरी भी है। बैकअप का मतलब जो भी चीजें हमें सेव करके रखनी है, जिन भी का हमें बैकअप रखना है, वो सारी की सारी चीजें आपकी इसी में रहती हैं। बिना सेकेंडरी मेमोरी के भी आपका कंप्यूटर चल सकता है। नेक्स्ट है, इसकी स्पीड प्राइमरी मेमोरी की तुलना में कम होती है और इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होने पर या कंप्यूटर शट डाउन होने पर इसमें स्टोर डेटा सुरक्षित ही रहता है। सर वन क्वेश्चन। हाँ सर इसमें जो ये वाली लाइन लिखी है कहाँ गया? हाँ, बिना स्टोर किए भी चल सकता है। तो जैसे कि जो डेटा स्टोर है वो तो सेकेंडरी मेमोरी में ही रहेगा, तो हाँ सिर्फ फंक्शनिंग होगी ना फिर सर, फिर हम कोई भी डेटा स्टोर नहीं कर पाएंगे ना अगर ये नहीं रहेगा। हाँ, फिर आप डेटा स्टोर नहीं कर पाओगे लेकिन आपका कंप्यूटर चलता रहेगा। आप किसी भी स्टोर्ड चीज को यूज नहीं कर पाओगे लेकिन आपका कंप्यूटर चलता रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर चलने के इंस्ट्रक्शंस तो रोम में हैं और प्रेजेंट की चीजों को रैम चला रही है। तो ऐसे आप कंप्यूटर को चला सकते हो, बस कुछ फंक्शन ज्यादा नहीं कर पाओगे आप, लेकिन कंप्यूटर चलेगा आपका। ठीक है, ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार।
तो सेकेंडरी मेमोरी के मोस्टली टाइप्स जैसे कि आप लोगों ने बताए, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी, ये सारे के सारे आपके सेकेंडरी मेमोरी के टाइप हैं। अगर हम बात करें संरचना यानी कि स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे, तो सेकेंडरी मेमोरी आपकी 4 टाइप की होती है। सबसे पहले होती है मैग्नेटिक टेप मेमोरी। मैग्नेटिक टेप मेमोरी यानी कि जो चीजों को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल करती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो पहले के टाइम पे आप वॉकमैन या फिर कोई ऑडियो कैसेट वगैरह देखते होंगे, उसमें एक रोल सा रहता था, तो वो हमारी मैग्नेटिक टेप ही थी जिसके अंदर आपके गानों को सेव करके रखा जाता था। तो मैग्नेटिक टेप मेमोरी ऐसी सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें कि मैग्नेटिक टेप के ऊपर चीजों को सेव करके रखा जाता है। इसका एग्जांपल हो गया ऑडियो कैसेट और टेप रिकॉर्डर। नेक्स्ट है आप, हाँ जी सर ये जो ऑडियो कैसेट और टेप मेमोरी है, तो सर इसमें इनपुट आउटपुट से कैसे समझेंगे इसको? इसको इनपुट आउटपुट से आप ऐसे समझ सकते हो, जो आपका आप एक तरीके से आपका जो डीवीडी प्लेयर तो उसे नहीं कह सकते, वॉकमैन आता था जिसे हम एक तरह से म्यूजिक टेप कहते थे उस टाइम पे उसे। तो उसके अंदर कैसेट डलती थी, तो जब आप बटन दबा रहे हो तो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, वो बटन आपका इनपुट डिवाइस हो गया। आपने इंस्ट्रक्शन दिया सॉन्ग्स को प्ले करने का। अब वो जो टेप के अंदर सीपीयू होगा वो सॉन्ग को प्ले करेगा। सॉन्ग को प्ले करने के लिए वो क्या करेगा, जो आपकी ये ऑडियो कैसेट है इसमें जो जो सॉन्ग सेव हुए हैं उन सबको प्ले करेगा। और प्ले किसके थ्रू करेगा, उसमें जो स्पीकर लगा होगा। तो इस तरीके से मेमोरी आपकी इनपुट और आउटपुट से कनेक्टेड रहती है। सर मतलब स्पीकर उसमें आउटपुट कहलाएगा ना, और जो कैसेट और वो बटन है वो इनपुट कहलाएगा? बेसिक मेमोरी हो गया, और जिस बटन के थ्रू आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो इनपुट डिवाइस हो गया। ओके सर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी ये मैग्नेटिक टेप मेमोरी का ही एडवांस वर्जन है। इसका एग्जांपल हो गया एचडीडी, फ्लॉपी डिस्क, ये सारे आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद आपकी आती है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क आपने अपने घरों में पहले सीडी देखी होगी, डीवीडी देखी होगी, ये हमारी ऑप्टिकल डिस्क कहलाती हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क के एग्जांपल हो गए सीडी, डीवीडी और ब्लू रे। सीडी की फुल फॉर्म याद कर लीजिए, सीडी की फुल फॉर्म है कंपैक्ट डिस्क। हाँ जी, डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और ब्लू रे ये भी एक तरह की ऑप्टिकल डिस्क है। तो अगर हम इनके स्टोरेज कैपेसिटी और कौन कितना फास्ट है अगर हम इनको कंपेयर करें, तो सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है ब्लू रे की, और सबसे ज्यादा फास्ट भी यही होती है। उसके बाद जो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है डीवीडी की, और सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी और सबसे स्लो आपकी सीडी होती है। तो ये जो क्रम है ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपकी फ्लैश डीवीडी सीडी देखा है, ब्लू रे नहीं देखा, वो कैसा होता है? ब्लू रे एक्चुअली जैसे सीडी डेवलप हुई उसके बाद आपकी डीवीडी डेवलप हुई, उसके बाद डेवलप हुई थी ब्लू रे। लेकिन जैसे ही ब्लू रे डेवलप हुई और ब्लू रे मार्केट में आती, उससे पहले ही फ्लैश मेमोरी मार्केट में आ गई, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव वगैरह। तो जो ब्लू रे है वो बहुत ज़्यादा इसीलिए प्रचलन में नहीं आई। भले ही ये डीवीडी से तेज थी, लेकिन इनसे अच्छा विकल्प डेवलप हो चुका था, इसीलिए ब्लू रे हमने नहीं देखी। लेकिन ब्लू रे भी यूज होती थी कंप्यूटर्स में, जिनके पास टेक्नोलॉजी सबसे पहले अवेलेबल होगी उन लोगों ने देखी होगी। लेकिन यहाँ पे इसीलिए ब्लू रे का प्रचलन ज्यादा नहीं हुआ। ये भी सीडी की तरह ही एक डिस्क होती है आपकी। सर ऑप्टिकल आपने जो माउस के जो इनपुट डिवाइसेस में बताया था, उसमें ऑप्टिकल एक मैकेनिकल माउस बताया था, तो उसमें कुछ लेजर का यूज होता है, तो इसमें भी कुछ लेजर का यूज होता है ऑप्टिकल डिस्क में? नहीं, इसमें लेजर का तो यूज नहीं होता, लेकिन इसमें एक
लाइट का यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। सीडी के ऊपर जो फिल्म रहती है उसमें जो लाइट रहती है उसका यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, इसीलिए इसे हम ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी। ये अभी तक की सबसे फास्ट मेमोरी में से एक है और सबसे फास्ट टाइप ऑफ मेमोरी है। जैसे आपका मेमोरी कार्ड हो गया, आपकी पेन ड्राइव हो गई, आपकी एसएसडी हो गई। तो मेमोरी कार्ड आप सबको पता है, पेन ड्राइव आप सबको पता है, ये फ्लैश मेमोरी ही हैं दोनों के दोनों। अब यहाँ पे दो चीजों को आपने नोट करना है। एक है आपकी HDD हार्ड डिस्क ड्राइव और एक है आपकी SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो जो हार्ड डिस्क ड्राइव थी, जैसे आपके कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ना, आपके कंप्यूटर में कुछ ना कुछ मेमोरी होगी। किसी किसी के कंप्यूटर में 500 GB होगी, किसी के कंप्यूटर में 1 TB होगी। तो पहले हमारे कंप्यूटर में या फिर हमारे फोन में HDD यूज होती थी, हार्ड डिस्क ड्राइव यूज होती थी। और अब हमारे कंप्यूटर में यूज होती है SSD, जिसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो एक चीज का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये SSD फ्लैश मेमोरी है तो ये हमारी मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी से ज़्यादा फास्ट होती है और इसके अलावा ये कम बिजली का यूज करती है। तो इस बार नेट में आपका इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो अगर आपको ये कंसेप्ट याद रहता कि जो आपका HDD है वो मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी है और SSD आपकी फ्लैश मेमोरी है, तो इसीलिए SSD आपकी कंपैरेटिवली फास्ट है HDD से, और SSD जो है वो कम बिजली का यूज करती है, कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करती है फंक्शन करने के लिए एज कंपेयर टू HDD। क्लियर हुआ? सर फ्लैश मेमोरी क्यों कहते हैं इसको कुछ? फ्लैश मेमोरी हम इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि इसके अंदर भी एक IC लगा हुआ होता है। और फ्लैश मेमोरी टर्म कहाँ से आया? क्योंकि ये जैसे ही आए तो इनका जो एक तरह से इनका जो एडवर्टाइज था वो इस तरीके से था कि फ्लैश यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप डेटा को ट्रांसफर कर लो। तो ये सारी की सारी फ्लैश मेमोरी है, आपको टाइम नहीं लगेगा डेटा को ट्रांसफर करने में। सर ये लाइट वेटेड भी होगी? हाँ, सारी की सारी आपकी लाइट वेटेड होती है एज कंपेयर टू आपकी HDD वगैरह। देखो मेमोरी कार्ड कितना आपका हल्का होता है, पेन ड्राइव कितना हल्का होता है। नेक्स्ट है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। CPU और RAM के बीच में डेटा को फास्ट ट्रांसफर करने के लिए इस मेमोरी का इस्तेमाल होता है। तो ये सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है और जो आपकी CPU और RAM है उसके बीच में डेटा को फास्ट ट्रांसफर करने के लिए इस मेमोरी का इस्तेमाल होता है। कैश जो आपकी मेमोरी है, हाँ जी सर जैसे ये कैश मेमोरी है, अगर हम अपने डिवाइस में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस को ऑफ करके रखते हैं फिर भी ये मेमोरी बना लेती है या क्या होता है उस कंडीशन? कैश मेमोरी आपकी बनेगी ही बनेगी, वो आपके कंप्यूटर का ही एक मतलब पहले से ही आपका कंप्यूटर या फिर आपका जो फोन है पहले से ही प्रोग्राम्ड है। अगर आप अपने फोन को या फिर अपने लैपटॉप को रूट लेवल पे जाके चेंज करते हो तब आपकी कैश मेमोरी नहीं बनेगी। नहीं तो कैश मेमोरी लगभग लगभग बनती ही है, ये कंप्यूटर के काम करने का तरीका है। कैश मेमोरी में फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है जिससे CPU तेजी से काम करे। जो इसे कैश कंप्यूटर ही सिलेक्ट करता है ना सर? हाँ जी, कंप्यूटर सेलेक्ट करेगा कि जो भी चीजें यूजर बहुत ज्यादा यूज कर रहा है उसे CPU के पास में रख दो ताकि CPU को जल्दी जल्दी वो चीजें अवेलेबल हो जाए। ठीक है, कैश मेमोरी को CPU और RAM के बीच में लगा देते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो कैश मेमोरी है उसमें हम सेकेंडरी मेमोरी से ऐसी चीजें लाके रख देते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से ऐसी ऐसी चीजें लाके रख देते हैं जिनका हम बार बार यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है कि इसे हम CPU और RAM के बीच में लगा देते हैं? सर इसमें फिजिकली तो ये नहीं होता लेकिन ये क्यों लिखा हुआ है, वही मेरा भी क्वेश्चन था। मेन फंक्शन तो यही है कि वो जल्दी से वर्क कर सके, लेकिन
ये भी शायद आपने बोला था कि फिजिकली नहीं होता है ये। हाँ जी, तो कैसे ये वर्क करेगा? रोम से लाकर और फिर प्रोसेस करेगा ये नहीं, रैम रोम मेमोरी। रोम का कुछ भी यूज नहीं होगा। जिसमें भी हमारा इंटरवेंशन है, जिसमें भी हम डेटा में कुछ काम कर रहे हैं, सॉरी, वहां पे सेकेंडरी मेमोरी से लाएगा। हाँ, सेकेंडरी मेमोरी से। अच्छी। तो ये क्या करता है, जैसे ये आपका सीपीयू हो गया, सीपीयू को किसी डेटा की जरूरत है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। तो सेकेंडरी मेमोरी कभी भी डायरेक्ट सीपीयू तक डेटा नहीं देगी। जो सेकेंडरी मेमोरी है, डेटा वहां से आपकी रैम में आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट में जो भी चीजें चलेंगी कहाँ पे चलेंगी, रैम के ऊपर चलेंगी। तो सीपीयू को सेकेंडरी मेमोरी से जिस भी डेटा की जरूरत है, वो सारा का सारा डेटा आपके रैम में आता है, फिर सीपीयू उसके ऊपर काम करता है रैम के थ्रू। लेकिन ये जो कैश है, ये कैश जस्ट यहाँ पे बन जाती है, आपके रैम के भी ज्यादा क्लोज आ जाती है, ताकि बार बार जो सीपीयू है उसको सेकेंडरी मेमोरी के पास ना जाना पड़े रैम से होके, डायरेक्ट उसको अपने ही पास सारा का सारा डेटा मिल जाए। इसीलिए ये कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में बनती है। इससे जो सीपीयू है वो जो भी डेटा प्रोसेस करेगा, मतलब जिस भी डेटा को बार बार प्रोसेस कर रहा है, वो सारा का सारा कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है और सीपीयू उस डेटा को तुरंत एक्सेस कर लेता है। अब सीपीयू को पहले रैम के पास जाना पड़ता, रैम से फिर सेकेंडरी स्टोरेज में जाना पड़ता। अब सीपीयू को वो डेटा सारा का सारा अपने पास में कैश मेमोरी में मिल जाएगा। कैश मेमोरी की क्या क्या विशेषताएं हैं? ये सबसे अधिक मतलब है जो सेकेंडरी का जो डेटा है वो कैश मेमोरी में आ जाता है, जो हम हाँ ज्यादा यूज करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो कैश में सेव हो जाएगा, ताकि सीपीयू को बार बार सेकेंडरी मेमोरी तक ना जाना पड़े। इसमें भी जो डेटा होगा वो टेम्पररी स्टोर्ड रहता है। इसकी क्षमता भी सीमित होती है, रैम और रोम से भी कम होती है इसकी क्षमता। और ये केवल उसी डेटा को स्टोर करती है जिसे कम समय में प्रोसेस करना होता है। इसके बाद लिमिटेड डेटा स्टोरेज के बाद भी ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है हमारी कैश मेमोरी। अब नेक्स्ट है कैश मेमोरी के प्रकार। दो प्रकार की आपकी कैश मेमोरी होती है, L1 कैश मेमोरी और L2 कैश मेमोरी। तो जो L1 कैश मेमोरी है वो इंटरनल कैश मेमोरी होती है, और जो आपकी L2 कैश मेमोरी रहेगी वो एक्सटर्नल कैश मेमोरी रहती है। सर ये फिर से समझा दीजिए, L1 L2। हाँ जी, ये जस्ट अभी आपको याद कर लेना है कि L1 जो कैश मेमोरी है वो इंटरनल है और L2 कैश मेमोरी जो है वो एक्सटर्नल है। अब है तो दोनों ही सीपीयू के अंदर लगी हुई, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल क्यों इन्हें कहते हैं, अब उसके लिए हमें पूरा का पूरा कैश मेमोरी कैसे काम करती है, किन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करती है, ये समझना पड़ेगा। तो अभी आप जस्ट इतना ध्यान रख सकते हो कि L1 कैश मेमोरी इंटरनल है और L2 कैश मेमोरी आपकी एक्सटर्नल है। वैसे अभी तक कैश मेमोरी के टाइप कभी पूछे नहीं है, फिर भी ये जस्ट यहाँ पे इंक्लूड किया गया था कि क्या पता इसके टाइप पूछ ले। अभी इसके बाद आपकी क्लास होती है। यस सर, 8 o'clock से 7 o'clock से है आपकी क्लास? जी सर। नहीं सर, 8 बजे से है। नहीं, आज से नई क्लास, आज से नई क्लास शुरू हो रही सर। आज से है क्या? हाँ ठीक, मंडे से है वो क्लास। हाँ, मंडे से टाइम दिया है ना सर ने। मंडे से मॉर्निंग में है। 7 AM PM नहीं है, 7 AM to 8 हाँ, वो AM। 7 to 8 आपकी टीचिंग की क्लास स्टार्ट होगी, वो मॉर्निंग में है। अभी तो आपकी कोई क्लास नहीं है, फिर हम क्विज कर लेते हैं। तो मेमोरी आपका कंप्लीट हो गया। आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो कंप्यूटर का जो पूरा का पूरा कंपोनेंट है वो हमने सारे कवर कर लिए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, Which of the following device is not a type of output device? कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, हेडफोन। मॉनिटर।
मॉनिटर सर। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? हेडफोन आएगा ना, स्कैनर स्कैनर सर, स्कैनर सर स्कैनर आएगा। हाँ जी, स्कैनर आएगा। मॉनिटर तो आपका प्राइम आउटपुट डिवाइस है। यस सर। नेक्स्ट है नीचे 4 डिवाइस दिए हुए हैं, कौन सा डिवाइस आपको अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर इनपुट करने की फैसिलिटी देता है? कीबोर्ड। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर यानी कि अल्फा कैरेक्टर्स में आपके आते हैं ए से लेकर जेड तक के कैरेक्टर, न्यूमेरिक कैरेक्टर में आपके आते हैं 0 से लेकर के 9 तक के कैरेक्टर, और स्पेशल कैरेक्टर में आपके ये सारे कैरेक्टर आ जाते हैं, स्टार, हैश, परसेंटेज, जो भी आप अपने कीबोर्ड पे देखते हो ना, ब्रैकेट वगैरह, वो सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। ओके, अब कौन सा हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? प्रिंटर, इंटरप्रेटर, स्कैनर या फिर मॉनिटर? सर मॉनिटर। मॉनिटर आई गेस। इंटरप्रेटर। हार्डवेयर, कौन हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर यानी हार्डवेयर हम सेकंड ऑप्शन होगा सर, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर सर, लैंग्वेज। इंटरप्रेटर है सर। हाँ जी, प्रिंटर लग रहा है सर। इंटरप्रेटर इसका आंसर है। हार्डवेयर हम ऐसे डिवाइसेस को कहते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं। टच कर सकते हैं। कंप्यूटर, स्कैनर, पढ़ा नहीं है मॉनिटर क्या को हमने, आप या टच मैंने कर नहीं सकते हैं। पढ़ा? हाँ जी, ये अभी हम पढ़ेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जब हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वगैरह सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ये जस्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पे आ गया है हार्डवेयर का। ये इसलिए इंक्लूड किया गया था क्योंकि प्रिंटर, स्कैनर और मॉनिटर आप लोगों को पता है ये तीनों ही इनपुट और आउटपुट डिवाइस में है। तो आपके जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं सारे के सारे ही हार्डवेयर होते हैं। जो भी इनपुट डिवाइस हैं वो भी हार्डवेयर में आएंगे, जो भी आउटपुट डिवाइस हैं वो भी हार्डवेयर में आएंगे। तो क्योंकि जो इंटरप्रेटर है वो ना ही आपका इनपुट डिवाइस है ना ही आउटपुट डिवाइस है, और इसे हम टच भी नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला आपका इसी से रिलेटेड है, कौन सी टर्म सारे के सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए हम यूज कर सकते हैं? हार्डवेयर। हाँ जी, हार्डवेयर। तो जो आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस रहेंगे सारे के सारे हार्डवेयर रहेंगे, यानी कि जिन्हें हम टच कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्कैनर? स्कैनर का क्या फंक्शन होता है? सो पहला जो आपका ऑप्शन है, ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि यूजर को डेटा एंटर करने में हेल्प करता है। कौन सा डेटा? कैरेक्टर्स, नंबर्स, लेटर्स। दूसरा ऑप्शन है, ये एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है जो कि यूजर को हेल्प करता है कि वो कर्सर को कंट्रोल कर सके। जैसे अभी जो मैं कर्सर मूव कर रहा हूं ना, इसे कंट्रोल कर सके। तीसरा है, ये एक इनपुट डिवाइस है, एक लाइट सेंसिटिव इनपुट डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी जैसे कि टेक्स्ट, ड्राइंग वगैरह को कंप्यूटर की डिजिटल फॉर्म में यानी कि सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। यही थर्ड वन आएगा ऑप्शन सर, थर्ड वन। थर्ड वाला डिजिटल फॉर्मेट। हार्ड कॉपी में करेगा ना सर कन्वर्ट? नहीं, स्कैनर क्या काम करता है आपका? जो हार्ड कॉपी है, मैंने उस दिन आपको बुक दिखाई थी कि सर ये सॉफ्ट आपकी कॉपी होगा क्योंकि सिस्टम में आ जाता है वो सॉफ्ट कॉपी में। तो हार्ड कॉपी को कंप्यूटर के डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है ना आपका स्कैनर। जी सर। हाँ जी, तो तीसरा आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा ये लाइट सेंसिटिव डिवाइस है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। लाइट सेंसिटिव डिवाइस यानी कि ये लाइट का यूज करता है, तभी तो वो जितनी बुक वगैरह है उनको ये रीड कर पाता है। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स, डेस्कजेट, लेजर और इंकजेट। ये कौन से कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं? प्रिंटर सर। हाँ जी, तो ये नोट कर लीजिए, ये हमने नहीं पढ़ा था, ये आपको नोट कर लेना है कि जो आपके प्रिंटर हैं उसके टाइप्स हैं डॉट मैट्रिक्स, डेस्कजेट, लेजर और इंकजेट। ये सारे के सारे आपके प्रिंटर के टाइप्स हैं। नेक्स्ट है जो आपके
सेंड कर दिए? हाँ जी, ये क्वेश्चन आप अभी सेंड करोगे? हाँ जी, हाँ जी, ग्रुप में मिलेंगे आपको ये सारे क्वेश्चन। जी सर, ओके। नेक्स्ट है जो कौन सा जो आपका सर स्पीकर है, बी वाला ऑप्शन, इनपुट एंड नहीं सर, आउटपुट, इनपुट आउटपुट डिवाइस सर। वही तो बोला है आपका सेकंड। स्पीकर और इनपुट, आपका हेडफोन है वो किस हाँ तो प्रकार बी का? दिया नहीं है ना, इसके लिए मैंने बोला बी ऑप्शन सर ने तो दिया नहीं है ना कुछ इसके लिए। हाँ, इनपुट, इनपुट आउटपुट, आउटपुट और सॉफ्टवेयर, कौन सा सही होगा इसमें से? सेकंड ऑप्शन, इनपुट सेकंड ऑप्शन आउटपुट, गलत, इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट सेकंड ऑप्शन गलत है। थर्ड है सर, आउटपुट आउट है ना। आउटपुट थर्ड होगा है, सर, आउटपुट। इनपुट डिवाइस क्यों कह रहे हो आप? नहीं हेडफोन सर भी सॉरी, आपको आउटपुट ऑडियो ही आउटपुट होगा ये सर। देता है, हाँ ना, स्पीकर भी आपको ऑडियो ओके, आउटपुट हाँ देता है। कंप्यूटर का है। ओके ओके ओके। हेडफोन और माइक्रोफोन में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑडियो का इनपुट जो कंप्यूटर को देगा वो माइक्रोफोन है और हेडफोन आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है सर स्पीकर सर, स्पीकर नहीं आएंगे सर, स्पीकर से हम बोल भी सकते हैं, इनपुट आउटपुट में नहीं आएगा स्पीकर। वो माइक कहलाएगा ना शायद। वो माइक कहलाएगा। स्पीकर कंप्यूटर के अंदर, स्पीकर लिखा है ना कंप्यूटर का, तो हाँ जी, आजकल के टाइम पे जो स्पीकर आते रहते हैं ना जिसके अंदर बोलने की फैसिलिटी बोलने की फैसिलिटी होती है, उसमें भी एक माइक्रोफोन लगा होता है, तो उसके थ्रू आप इनपुट देते हो। ब्लूटूथ बोलेंगे सर, वो ब्लूटूथ स्पीकर आता हो। हाँ, जो भी अभी आजकल के स्पीकर आते हैं ना जिनमें ये फीचर होता है, या फिर जो भी ऐसे हेडफोन है जिनमें ये फीचर है, उनमें एक माइक्रोफोन लगा होगा, उनका एक्चुअल काम आउटपुट का है। ओके, नेक्स्ट ये है, ये जो आपका लेजर प्रिंटर है, ये किस टाइप का प्रिंटर है? शायद ठीक है, सर बी वाला, पता नहीं, पढ़ा नहीं है अभी। ठीक है, ये जो अभी प्रिंटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार हम इसे डिस्कस करेंगे, अभी इसको आप रहने दीजिए। जो बाकी तीन भी टाइप हैं उनको भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक बार देख लेंगे इसे भी हम। नेक्स्ट है, जॉयस्टिक का क्या पर्पस होता है? पहला है गेमिंग के लिए, गेमिंग सर, गेमिंग इनपुट डिवाइस। हाँ सर, कंप्यूटर गेमिंग। कंप्यूटर गेमिंग के लिए। और किस प्रकार का डिवाइस है ये? पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइसेस। ओके, नीचे कौन सा ग्रुप ऐसा है जो कि इनपुट डिवाइस भी है और साथ में आउटपुट डिवाइस भी है? मॉडेम, टच स्क्रीन, हेडसेट, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, एलसीडी स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। सर कीबोर्ड, एलसीडी स्कैनर। माउस नहीं होगा ये, सेकंड में तो नहीं है क्योंकि माउस तो नहीं है ना सर, वो कहाँ है सर? थर्ड ऑप्शन होगा कीबोर्ड, एलसीडी स्कैनर। थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, लेकिन फर्स्ट सोच रहता के कीजिए। अगर भले ही आपको कुछ ऑप्शन नहीं समझ में आ रहे हैं, तो जो भी ऑप्शन समझ में आ रहे हैं उनको एलिमिनेट करके भी आप सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। थर्ड है सर, कीबोर्ड, एलसीडी स्कैनर। कीबोर्ड, एलसीडी स्कैनर है सर। कीबोर्ड से हम इनपुट करेंगे, एलसीडी में के थ्रू, वो स्कैनर के थ्रू आउटपुट होगा। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं समझा आपको। कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सारे के सारे डिवाइस इनपुट की तरह भी काम करते हैं और आउटपुट की तरह भी काम करते हैं? सारे के सारे डिवाइस। टच स्क्रीन सर आउटपुट भी देता है ना सर? फर्स्ट वन होगा। हाँ, तो कौन सा? फर्स्ट वन होगा सर, मॉडेम भी होगा सर उसमें, राइट, फर्स्ट वन होगा। तो मॉडेम को भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये हम नेटवर्किंग में पढ़ने वाले थे। मॉडेम भी आपका एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सिग्नल को रिसीव कर रहा है, तो सिग्नल को क्योंकि ये रिसीव कर रहा है तो इसीलिए इनपुट डिवाइस हो गया, लेकिन सिग्नल को रिसीव करके ये आगे भेज देता है, तो इसीलिए आउटपुट डिवाइस भी हो गया। तो एक तो आपका मॉडेम हो गया जो कि इनपुट भी है आउटपुट भी है, आपका टच स्क्रीन इनपुट भी है आउटपुट भी है, और आपका हेडसेट। हेडसेट हम किसे कहते हैं? अभी जैसे हमने ये देखा था आपका, एक मिनट, आपका हेडफोन था ना, तो आपके हेडफोन में जब माइक्रोफोन ऐड हो जाता है तो उसे हम हेडसेट कहते हैं।
हेडसेट यानी कि ऐसा ईयरफोन, ऐसा हेडफोन जिसमें कि माइक भी इंक्लूडेड है, तो वो आपका हेडसेट कहलाता है। समझ आया? यस सर। हाँ जी। ये जो ईयरबड चल रहे हैं जिसमें आजकल माइक्रोफोन भी रहते हैं सर, इसको ना वो सारे के सारे हेडसेट हैं, आजकल सभी हेडसेट ही आते हैं, सब में माइक्रोफोन रहता है। ओके, नेक्स्ट है जो व्हील रहता है लेफ्ट और राइट बटन के बीच में, उसका क्या फंक्शन होता है, क्या पर्पस होता है? किसी फाइल को ओपन करना, स्क्रॉल करना, क्लिक करना, स्क्रॉल करना। ये माउस में जो रहता है वही है ना सर? मैकेनिकल तो जो आपका माउस रहेगा उसका जो बीच का व्हील रहेगा वो स्क्रॉलिंग में काम आता है, उससे आप चीजों को स्क्रॉल यानी कि ऊपर नीचे कर सकते हो। आपका माउस का जो क्लिक और सेलेक्ट आइटम करने वाला कौन सा बटन रहेगा? राइट साइड का रहेगा या लेफ्ट साइड का रहेगा? राइट कौन सी? राइट साइड जी, आपका जो राइट साइड का जो बटन है उससे आपकी साइड विंडो खुलती है, और सेलेक्ट आइटम हमेशा लेफ्ट साइड होते हैं। ठीक है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। ओके, कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस पॉपुलरली यूज होता है? स्कैनर, लाइट पेन, माउस या फिर जॉयस्टिक? माउस पॉइंटिंग डिवाइस आपका लाइट पेन भी है, माउस भी है और जॉयस्टिक भी है, लेकिन पॉपुलर अगर हम देखें तो माउस तो सही ऑप्शन यहाँ माउस होगा। ठीक है? कौन सा आपका डिवाइस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को भी एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है? मॉडेम सर। ऑप्शन सी। मॉडेम। हाँ जी, मॉडेम क्यों कहा आपने? होता क्या है मुझे तो ये नहीं पता। मॉडेम अभी मैंने आपको बताया ना, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि सिग्नल को रिसीव करेगा, तो इनपुट डिवाइस भी है, और सिग्नल को फिर एमिट भी करता है, तो ये आउटपुट डिवाइस भी है। तो जो आपके बेसिकली इनपुट डिवाइस रहते हैं वो ये काम करते हैं कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डिजिटल सिग्नल हमारे कंप्यूटर को समझ आते हैं। तो कोई भी अगर एनालॉग सिग्नल है तो हमारे इनपुट डिवाइस उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। और जो आपके आउटपुट, हाँ जी, यहाँ पे आपका स्कैनर, प्रिंटर जो भी है वो एनालॉग सिग्नल यानी कि हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करेंगे डिजिटल सिग्नल में, और जो आपके आउटपुट डिवाइस हैं वो डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं एनालॉग सिग्नल में, या फिर ऐसी फॉर्म में जो कि हमें समझ आती है। लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो एनालॉग को डिजिटल में कर रहा है और डिजिटल को भी एनालॉग में कर रहा है, यानी कि ये आपसे आके पूछ रहा है कि कौन सा डिवाइस इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? मॉडेम। क्वेश्चन समझ आया? यस सर। हाँ जी, बजाय सीधे सीधे पूछने के कि कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों है, क्वेश्चन घुमा के आ गया कि एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कौन सा डिवाइस एक साथ बदलता है। ओके, नेक्स्ट है कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर एक स्पेरिकल बॉल होती है जिसे हम मूव कर सकते हैं सॉकेट में? आपके पास एक सॉकेट, ट्रैक बॉल। हाँ जी, ट्रैक बॉल। ये पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, आपको मैंने बताया था इस तरीके का सॉकेट होता है जिसके अंदर एक बॉल लगी हुई होती है जिसे हम मूव करके कर्सर को मूव कर सकते हैं। ओके, a web camera is a video capturing device attached to the computer mostly using a cable, socket, USB port, none of the above. तो जो आपका वेब कैमरा है वो किससे अटैच रहता है कंप्यूटर से? सॉकेट। आपने यूएसबी कैमरा ये वेब कैमरा कभी यूज किया है? आपके यूएसबी पोर्ट से वो कंप्यूटर में कनेक्ट होता है। ठीक है? सर ये जो इस टाइप के जो न्यू आ रहा है ना पूरा, वो पूरा पढ़ा दीजिएगा।
ये जो नए क्वेश्चन है इनको क्या बोल रहे हो? जो जो Yes, sir. आगे आगे पढ़ा रख के पढ़ाते हैं उसको बोल रहे हो आप? आपकी वॉइस ना क्लियर नहीं आ रही है, आप एक एक करके बोलिए प्लीज। सर मैं ये बोल रही हूँ जो भी ये न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो बता दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, ये नए क्वेश्चन जो हैं आप लोग देखिए, और जो भी आपको नए लग रहे हैं मैं तो यहाँ पे ये आपको बता ही रहा हूँ। बाकी ये आपको ग्रुप में मिलेगी, इसको आप टिक करके इसको भी आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है। तो ये जैसे नया क्वेश्चन है कि ये जो वेब कैमरा है ये यूएसबी पोर्ट, यानी कि जो यूएसबी है, जैसे आपका जो चार्जर हो गया उसके आगे जो पोर्ट रहता है या वो यूएसबी पोर्ट से ही कनेक्टेड होता है आपका वेब कैमरा भी। नेक्स्ट है एक डिवाइस जो कि कंप्यूटर के रिजल्ट, कंप्यूटर ने जो डेटा प्रोसेस किया है उसके रिजल्ट को कम्युनिकेट करता है ह्यूमंस तक, उनकी समझी जाने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, उसे हम कौन सा डिवाइस कहेंगे? आउटपुट। आउटपुट डिवाइस। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं, कौन सा डिवाइस कंप्यूटर के डेटा को ह्यूमंस की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट करता है फिर उसे ह्यूमंस तक पहुंचाता है? तो वो डिवाइस मॉनिटर होगा क्या सर? दिखा था मॉनिटर। देखिए अब यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, मॉनिटर भी सही है, आउटपुट डिवाइस भी सही है, लेकिन अब आप लोग बताइए दोनों में से सटीक आंसर कौन सा है? मॉनिटर होगा सर, रीड कर सकते हैं वहीं से आप। मॉनिटर आपकी एक ये जो कैटेगरी है जो कि ऐसे कंप्यूटर की लैंग्वेज के डेटा को कन्वर्ट करती है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, वो कैटेगरी है आउटपुट डिवाइस की। तो बड़ी कैटेगरी तो आपकी आउटपुट डिवाइस है ना, उसके अंदर अगर यहाँ पे ये लिखा रहता कि विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करती है तो वहां पे हमारा मॉनिटर आता, लेकिन आउटपुट का टाइप नहीं बताया गया है कि विजुअल आउटपुट है या फिर ऑडियो आउटपुट है या फिर हार्ड कॉपी है, तो वहां पे मॉनिटर की जगह हमारा आउटपुट डिवाइस आएगा। समझ में आया? हाँ हाँ सर, यानी उसमें ब्रॉड व्यू में वो जनरेशन वाला एक क्वेश्चन आया था सेम वैसे ही यहाँ पर भी ध्यान रखना है। हाँ जी, क्योंकि अब अगर हो सकता है कि अगर हम किसी ऑडियो फाइल की बात करें तो मॉनिटर तो ऑडियो फाइल को दिखा नहीं सकता है, उस हिसाब से तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जब तक कोई चीज मेंशन ना हो तब तक आपको ब्रॉड कैटेगरी ही लेके चलनी है, ठीक है? ओके, कौन सा ऐसा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो कि पेपर के ऊपर पेंसिल मार्क को इंटरप्रेट करता है, उसको पहचानता है? OMR, ऑप्टिकल स्कैनर, आपका ये है? हाँ, OMR की फुल फॉर्म बताइए। ऑप्टिकल मार्क रीडर। हाँ जी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर? कौन से मॉनिटर्स के दो प्रकार हैं? LCD DVD, CRT LCD, CRT DVD, DVT और VCD? CRT and LCD। CRT cathode सेकंड ray, वन। second and liquid crystal display something। हाँ जी, CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब और LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। The standard keyboard possess different types of keys on it। जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसमें बहुत सारी टाइप की कीज होती हैं। अब सबसे ऊपर कीबोर्ड के कौन सी कीज होती हैं? आपका F1, F3, F4, इनको हम कौन सी कीज कहते हैं? फंक्शन। F का मतलब ही फंक्शन है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, इन्हें हम फंक्शन की कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक ऐसा पेरिफेरल डिवाइस, एक टर्म यहाँ पे आया है पेरिफेरल डिवाइस, इसे भी नोट कर लीजिए। देखिए CPU आपका बिल्कुल बीच में होता है तो इसे हम सेंट्रल डिवाइस कहते हैं, और इसके दोनों तरफ जो होंगे उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइस कहेंगे, यानी कि आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों ही पेरिफेरल डिवाइस है।
तो एक ऐसा पेरिफेरल डिवाइस जो कि ज्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक वगैरह में यूज होता है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ चेक्स वगैरह को रिकॉग्नाइज करने के लिए, जिन चेक्स में मैग्नेटिक इंक में कुछ लिखा हुआ होता है। तो उस पेरिफेरल डिवाइस को हम क्या कहेंगे? बारकोड रीडर सर MICR होगा। MICR। हाँ जी, MICR। कल मैंने ये चीज आपको बताई थी ना। इसकी फुल फॉर्म बताइए, 2 फुल फॉर्म कल हमने इसकी पढ़ी थी, कौन कौन सी? मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर और एक और कुछ था, रिकॉग्निशन हाँ। कॉग्निशन। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहले ये क्विज करेंगे, फिर यहाँ पे से आगे हम स्टार्ट करेंगे। आपको बार बार रिवीजन करना है ताकि ये जो चीजें हैं ये आपको याद हो जाएं और आप बार बार भूलो ना इन्हें। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आपका कोई डाउट है? सर वो जो रोम मेमोरी का टाइप्स था, हाँ एम जी, रोम, पी रोम, वो उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है या सिर्फ उनके फुल फॉर्म ही बस लर्न करना हाँ है? उसके बारे में अभी उसका क्वेश्चन आएगा तो वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ऐप रोम वगैरह में क्या डिफरेंस होता है। तो वो भी आपको अभी क्वेश्चन आएगा तो वहां पे उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। सर आप जो पढ़ा रहे हैं सर बहुत अच्छा हमारा कवर हो रहा है टॉपिक सर, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आएंगे अब छूटेंगे नहीं, थोड़े कॉन्फिडेंट हो गए सर हम। हाँ जी, आप जितना अपना कोर स्ट्रॉन्ग करोगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और लास्ट में तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के ही करने हैं, लेकिन कोर जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ही ज्यादा आप बाद में दिमाग लगा पाओगे। तो आप रिवीजन करते जाइए, चीजें आपको याद होती जाएंगी और क्वेश्चन आप फिर ऑटोमेटिकली फिर वहां पे करते जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे सीधे मंडे को। तब तक आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो रिवाइज कर लेने हैं। सॉरी, सारे के सारे जो आपके नोट्स हैं वो रिवाइज कर लेने हैं। नेक्स्ट हम थोड़ा सा मैथ्स के ऊपर जाएंगे। कंप्यूटर में जो भी मैथ्स वाली चीजें हैं जैसे मेमोरी को कन्वर्ट करना, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना, हमारी अगली क्लास वही रहेगी। तो वो क्लास आप लोग मिस मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे डाउट रहेगा तो हम साथ के साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हो। थैंक कल यू। नहीं होगी ना हाँ जी, क्लास? कल संडे है। हाँ क्लास सीधे मंडे को होगी, कल आपका ऑफ रहेगा। थैंक यू सो मच सर, हरिओम सर। थैंक यू सर। थैंक यू। क्लास है कल? कल ऑफ है आपका। ओके सर, थैंक यू।